परीक्षा का प्रैक्टिस सेट, ठीक है, प्रीवियस पेपर, ठीक है। फर्स्ट है इसमें शिक्षण अभिवृत्ति। शिक्षण अभिवृत्ति में आएगा फर्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अभिवृत्ति में फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, फर्स्ट क्वेश्चन में सामाजिक विज्ञान में केंद्रीय मुद्दा यह प्रश्न है कि क्या प्राकृतिक विज्ञान की विधियों का प्रयोग कर सामाजिक दुनिया का अध्ययन किया जा सकता है। यह कथन किस विषय की ओर संकेत करता है। ऑप्शन सी में आएगा ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा इसकी व्याख्या में आएगा सामाजिक विज्ञान में केंद्रीय मुद्दा यह प्रश्न है कि क्या प्राकृतिक विज्ञान की विधियों का प्रयोग कर सामाजिक दुनिया का अध्ययन किया जा सकता है। यह कथन ज्ञान मीमांसा विषय की ओर संकेत करता है। इसमें है, इस व्याख्या में ज्ञान मीमांसा दर्शन की एक शाखा है। ज्ञान मीमांसा ने आधुनिक काल में विचारों का ध्यान आकृष्ट किया। दर्शन शास्त्र का अध्ययन सत्य के स्वरूप को समझना है। सदियों से विचारक यह खोज करते रहे हैं, परंतु किसी निश्चित निष्कर्ष से अब भी उतने ही दूर प्रतीत होते हैं जितना पहले थे। सदियों से सत्य के विषय में विवाद होता रहा है। फिर सेकंड क्वेश्चन में आएगा नीचे दिए गए विकल्पों में से कारकों की पहचान कीजिए जो शिक्षण की प्रभाविता में योगदान नहीं करते। इसमें व्याख्या में आएगा, इसकी व्याख्या में है डी, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में शिक्षक की भूमिका सीखने की सुविधा में एक महत्वपूर्ण घटक होता है। सर्वोत्तम शिक्षण तकनीकों और कुशल तरीकों को अपनाने से एक शिक्षार्थी सीखने की सही प्रतिभा का पता लगा सकता है। निम्नलिखित कारक शिक्षण की प्रभाविता में योगदान नहीं करते हैं। फर्स्ट है शिक्षक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। सेकंड है छात्रों को प्रश्न करने में शिक्षक का कौशल। फिर थर्ड में आएगा छात्रों के साथ शिक्षक का व्यक्तिगत संपर्क। शिक्षण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। शिक्षक की शैक्षिक योग्यता, शिक्षक का विषय ज्ञान, शिक्षक का शिक्षण कौशल, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रभावी ढंग से उपयोग। फिर फिफ्थ आएगा शिक्षण पद्धति का उचित चयन इसमें आएगा 6 नंबर में शिक्षण के लिए शिक्षक का उत्साह। फिर है 7 नंबर में शिक्षण कार्य में शिक्षक का अनुभव। फिर है 3rd नंबर में आएगा कॉलम ए को कॉलम 2 से सम्मिलित कीजिए व्याख्या सहित। इसमें आएगा कॉलम 1 के साथ कॉलम 2 का सही सुमेल निम्नलिखित है। कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है। ज्ञान मीमांसा वास्तविकतावाद। फिर ज्ञान मीमांसा का आएगा सकारात्मकतावाद। फिर प्रणाली विधि आएगी ईडियोग्राफी। फिर प्रणाली आएगी सर्वेक्षण। फिर इसमें आएगा 4th नंबर में आएगा निम्नलिखित में से कौन सा आकलन संबंधी पूर्वाग्रह में योगदान नहीं करता है। इसका आएगा ऑप्शन सी में आएगा यदि आकलन पद्धति लचीली और विविधता युक्त हो जिससे सुविधा वंचित छात्र सहज हो सके। फिर इसमें आएगा व्याख्या में यदि आकलन पद्धति लचीली और विविधता युक्त है जिससे सुविधा वंचित छात्र सहज हो सके तो यह कारक आकलन संबंधी पूर्वाग्रह में योगदान नहीं करता है। पूर्वाग्रह का अर्थ पूर्व निर्णय अर्थात किसी मामले के तथ्यों को जांच किए बिना ही राय बना लेना या मन में निर्णय लेना पूर्वाग्रह कहलाता है। फिर 5th नंबर में आएगा निम्नलिखित कारकों की पहचान करें जो छात्रों के अकादमिक प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इसकी है आंसर बी में आएगा केवल बी और सी। व्याख्या में है छात्रों के अकादमिक प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारक निम्नलिखित हैं। ईश्वर में आस्था, राजनीति के प्रति उदासीन दृष्टिकोण। इसके अतिरिक्त छात्रों के अकादमिक प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारक निम्नवत हैं। फिर बालकों का शारीरिक एवं मानसिक विकास, परिपक्वता, फिर सीखने का समय व थकान, सीखने की इच्छा, प्रेरणा, सीखने का उचित वातावरण, अध्यापक व सीखने की प्रक्रिया, सीखने की विधि, पूर्ण सामूहिक सहसंबंध है। पूर्ण सामूहिक व सहसंबंध है। संपूर्ण परिस्थिति। फिर इसमें आएगा 6 नंबर में आएगा
निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावित शिक्षण का घटक नहीं है? घटक नहीं है, डी आएगा। छात्रों के व्यवहार में प्रतिक्रियात्मकता। व्याख्या में आएगा, व्याख्या में छात्रों के व्यवहार में प्रतिक्रियात्मकता प्रभावित शिक्षण का घटक नहीं है। प्रभावित शिक्षण एक ऐसी शिक्षण तकनीकी है जो शिक्षार्थी के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए नियोजित व संचालित की जाती है। प्रभावित शिक्षण के घटक निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है छात्रों की समझदारी की जांच के लिए प्रश्न पूछना। सेकंड में आएगा छात्रों की प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना। थर्ड में आएगा सीखने में लगने वाली समय अवधि के बारे में लचीलापन का होना। फिर फोर्थ में आएगा पाठ्यक्रम के प्रति रुचि व जिज्ञासा उत्पन्न करना। फिफ्थ में आएगा प्राप्त शिक्षा का दैनिक जीवन में उपयोग का ज्ञान करवाना इत्यादि। शोध अभिवृत्ति इसमें आएगा 7 नंबर में आएगा निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? इसकी व्याख्या सहित आएगा। व्याख्या सहित में ए अनुसंधान अध्ययन में हमारी यही उद्देश्य होता है कि हम अपनी अनुसंधान समष्टि की सभी विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। इस कार्य हेतु हम यहाँ कभी कभी अपने अध्ययन संबंधी पूरी समष्टि का सर्वेक्षण करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु अधिकतर हमारा प्रयत्न यही रहता है कि हम समष्टि विशेष में से उसका एक प्रतिनिधि प्रतिदर्श चुनकर उसमें निहित परियोज्यों का अध्ययन करके पूरी समष्टि की विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाने का प्रयत्न करें। दोनों ही रूपों में, चाहे हम पूरी समष्टि के सदस्यों को अध्ययन हेतु काम में लाए या समष्टि के प्रतिदर्श को अध्ययन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाए, त्रुटियां हो ही जाती है। इन त्रुटियों को हमारे अनुसंधान अध्ययन की त्रुटियां कहा जाता है। इस प्रकार की त्रुटियों को सामान्य रूप से दो श्रेणियों में प्रतिचयन त्रुटियां और प्रतिचयन की त्रुटियों से अलग त्रुटियों में बांटा जाता है। प्रतिदर्श अनुसंधान की त्रुटियां, प्रतिदर्श त्रुटि प्रतिचयन की त्रुटियों से अलग त्रुटियां या मापन त्रुटियां। फिर इसमें आएगा व्याख्या में, इसमें है अनायास या संयोगवश त्रुटि, अभिनति या पक्षपात संबंधित त्रुटि। फिर इसमें आएगा संयोग मापन त्रुटियां, मापन की पक्षपात या क्रमबद्ध त्रुटियां। प्रतिदर्श के संबंध में प्रश्नगत कथनों में से निम्नलिखित कथन सही हैं। फर्स्ट है प्रतिदर्श यह उस त्रुटि से संबंधित है जो गैर प्रतिदर्श त्रुटि की श्रेणी में आता है। फिर सेकंड गलत प्रतिदर्श, ढांचों और प्रतिक्रिया न देना प्रतिदर्श से जुड़ी त्रुटि के उदाहरण है। 8 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा शोध के आधारित ग्राउंडिंग सिद्धांत का परिणाम नहीं है? इसमें आएगा बी में आएगा शोध उस प्रक्रिया अथवा कार्य का नाम है जिसमें बोधपूर्वक प्रयत्न से तथ्यों का संकलन कर सूक्ष्म ग्राही एवं विवेचक बुद्धि से उसका अवलोकन विश्लेषण करके नए तथ्यों या सिद्धांतों का प्रकाशन किया जाता है। शोध के निम्नलिखित अंग हैं। फर्स्ट है ज्ञान क्षेत्र की किसी समस्या को सुलझाने की प्रेरणा, पारसंख्यिक तथ्यों का संकलन, विवेकपूर्ण विश्लेषण और अध्ययन, परिणाम स्वरूप निर्णय, अवधारणाएं श्रेणी और परिकल्पना शोध के आधारित सिद्धांत के परिणाम है, जबकि आख्या शोध के परिणाम पर आधारित नहीं है। शोध ज्ञान के विविध पक्षों में गहनता और सूक्ष्मता प्रदान करता है। शोध करने हेतु प्रयोग की जाने वाले कुछ पद्धतियाँ निम्नलिखित हैं। सर्वेक्षण पद्धति, फिर आलोचनात्मक पद्धति, समस्यात्मक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति। फिफ्थ है वर्गीय अध्ययन सिद्धांत पद्धति, फिर क्षेत्रीय अध्ययन पद्धति, फिर आगमन पद्धति, फिर निगमन पद्धति। फिर इसमें आएगा, इसमें है 9th नंबर में आएगा शोध सोपानों को शोध प्रबंध में प्रस्तुत करते समय किस क्रम में दर्शाया जाता है? सी और डी है इसका ऑप्शन। ठीक है। व्याख्या में आएगा, व्याख्या विषय विशेष के बारे में बोधपूर्ण तथ्य अन्वेषण एवं यथासंभव प्रभूत सामग्री संकलित कर सूक्ष्मतर विश्लेषण, विवेचन और नए तथ्यों नए सिद्धांतों के उद्घटन की प्रक्रिया अथवा कार्य शोध कहलाता है। शोध सोपानों को शोध प्रबंध में प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित क्रम में दर्शाया है।
समस्या, साहित्य की समीक्षा, अवधारणा, ढांचा, परिचर्चा। शोध के प्रमुख 4 सोपान होते हैं। ज्ञान क्षेत्र को किसी समस्या को सुलझाने की प्रेरणा, प्रासंगिक तथ्यों का संकलन, तार्किक विश्लेषण एवं अध्ययन, निष्कर्ष की प्रस्तुति। फिर इसमें आएगा 10 नंबर में आएगा निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक शोध से संबंधित नहीं है। 10th का आएगा डी में आएगा सर्वेक्षण विधि। इसमें आएगा डी में गुणात्मक शोध कई अलग अलग शैक्षणिक विषयों में विनियोजित पारंपरिक रूप से सामाजिक विज्ञान, साथ ही बाजार अनुसंधान और अन्य संदर्भों में जांच की एक विधि है। गुणात्मक शोधकर्ताओं का उद्देश्य मानवीय व्यवहार और ऐसे व्यवहार को शासित करने वाले कारणों को गहराई से समझना है। गुणात्मक विधि निर्णय के न केवल क्या, कहाँ, कब की खोजबीन करती है, बल्कि क्यों और कैसे को खोजती है। इसलिए बड़े नमूनों की बजाय अक्सर छोटों पर संकेंद्रित नमूनों की जरूरत होती है। प्रकरणात्मक विश्लेषण व्यक्ति अध्ययन तथा प्रोक्ति विश्लेषण गुणात्मक शोध से संबंधित है, जबकि सर्वेक्षण विधि इससे संबंधित नहीं है। 11 नंबर में निम्नलिखित मूल्यों को उनके विशिष्ट कार्यों के साथ सुमिलित कीजिए। इसमें है व्याख्या में प्रश्नगत मूल्यों का उनके विशिष्ट कार्यों के साथ सही सुमेल निम्नलिखित है। त्याग का स्वार्थ की मंशा के बिना सहायता करना। सत्य निष्ठा है निर्दिष्ट समय में कार्य करना। आत्म नियंत्रण व्यक्ति के मस्तिष्क पर परिसीमित होना। परोपकारिता प्रेम और अनुराग प्रदर्शित करना। बोध पर्सन में आएगा बोध पर्सन 12 से 16। इसमें आएगा 12 से 16। 12 नंबर में आएगा गद्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन हानिकारक है। ऑप्शन बी में आएगा वैश्वीकरण की व्यापक अस्वीकृति। फिर गद्यांश के अनुसार वैश्वीकरण की व्यापक अस्वीकृति हालांकि शक्तिशाली हो सकती है, किंतु यह हानिकारक है। वैश्वीकरण को बड़े पैमाने पर अस्वीकार्यता न केवल वैश्विक बाजार के विरुद्ध जाएगी, बल्कि इससे विचार, समझ और ज्ञान का प्रवाह कट जाएगा, जिससे विश्व के सभी लोगों को, जिस में विश्वास की जनसंख्या के सर्वाधिक वंचित लोग शामिल हैं, उन्हें सबसे अधिक नुकसान होगा। गद्यांश के अनुसार वैश्वीकरण विश्व को बड़े पैमाने पर अस्वीकार करना निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करेगा। व्याख्या सहित इसका गद्यांश के अनुसार वैश्वीकरण विश्व को बड़े पैमाने पर अस्वीकार करना वैश्विक व्यापार और विचारों को प्रभावित करेगा। मोटे तौर पर वैश्विक प्रक्रियाओं की अनेकता को वैश्वीकरण के अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें पूरे विश्व में आर्थिक और व्यापारिक संबंध वृद्धि के लिए सीमाओं से परे सांस्कृतिक और व्यवहारिक प्रभाव शामिल होते हैं। फिर 14 नंबर में गद्यांश के अनुसार वैश्वीकरण को मीडिया और अकादमियों द्वारा किस रूप में देखा जाता है। इसमें आएगा 14 में गद्यांश के अनुसार वैश्वीकरण को मीडिया और अकादमियों द्वारा पाश्चालीकरण की एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। वैश्वीकरण को पत्रकारिता की चर्चाओं और विशेष रूप से कई अकादमिक लेखों दोनों में पाश्चात्यकरण की प्रक्रिया के रूप में प्राय देखा जाता है। वस्तुतः जो लोग इसे आशावादी उन्मुख दृष्टि में लेते हैं, वे भी इसे विश्व को पाश्चात्य सभ्यता की देन मानते हैं। 15 गद्यांश में लेखक ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिया। इसमें आएगा 15 में आएगी व्याख्या समिति। यह है दिए गए गद्यांश में लेखक ने वैश्वीकरण का पक्षपात रहित मूल्यांकन करने पर बल दिया। लेखक ने वैश्वीकरण की अच्छाइयों और कमियों दोनों को समान रूप से उजागर करते हुए उसे
उसे अपनाए जाने और छोड़े जाने के प्रभाव पर स्पष्ट मूल्यांकन किया है। ठीक है, फिर इसमें आएगा 16 नंबर में आएगा गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सुपरिभाषित अवधारणा नहीं है। ऑप्शन सी में आएगा वैश्वीकरण। फिर इसमें गद्यांश के अनुसार वैश्वीकरण एक सुपरिभाषित अवधारणा नहीं है। इसे लेखक ने गद्यांश के प्रथम वाक्य में ही स्पष्ट किया है कि यद्यपि समकालीन विश्व में वैश्वीकरण सर्वाधिक चर्चित मुद्दों में से एक है, तथापि यह लगभग पूरी तरह परिभाषित नहीं है। फिर संप्रेषण में आएगा फर्स्ट क्वेश्चन। संप्रेषण में 17 नंबर निम्नलिखित में से ऐसे व्यक्ति को चुनिए जिसका कक्षा में स्वयं संप्रेषण विधि और अभिव्यक्ति प्रदान करने के तरीके पे नियंत्रण होता है। ऑप्शन बी में आएगा शिक्षक। कक्षा में शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका कक्षा में स्वयं संप्रेषण विधि और अभिव्यक्ति प्रदान करने के तरीके पर नियंत्रण होता है। शिक्षक कक्षा संप्रेषण के दौरान मुख्य कलाकार की भूमिका में होता है, जिसके द्वारा कक्षा की कलाएं संपन्न की जाती हैं। शिक्षक के द्वारा संप्रेषित किए गए संदेश को भी कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक प्राप्त करता है। 18 में आएगा। 18 में निम्नलिखित में से किस समूह के पास भाषेतर पैरा लैंग्वेज संप्रेषण के घटक हैं। इसका आएगी व्याख्या में आएगा किसी भी समूह के पास भाषेतर पैरा लैंग्वेज संप्रेषण के मुख्य घटक स्वर, बल और प्रभाव है। पैरा लैंग्वेज को स्वर विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। यह मेटा संचार का एक घटक है जो अर्थ को संशोधित करता है। पिच वॉल्यूम व इंटोनेशन जैसी तकनीकों का प्रयोग करके अर्थ को व्यक्त कर सकता है। यह कभी कभी गैर ध्वन्यात्मकता से भी संबंधित होता है। फिर 19 निम्नलिखित में से संप्रेषण की प्रक्रिया में फीडबैक के लाभ को चुनिए। इसमें आएगा सी में आएगा यह संप्रेषण को स्पष्ट करता है। इसमें है संचार प्रक्रिया में फीडबैक उस प्रतिक्रिया को कहते हैं जिसे प्रापक अभिव्यक्त तथा संचारक ग्रहण करता है। सामान्यतः संचार प्रक्रिया प्रारंभ होते ही प्रापक अपने चेहरे, शारीरिक गति तथा हाव भाव से प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगता है। जैसे प्रापक का ध्यान केंद्रित होने से पता चलता है कि प्रापक संदेश में दिलचस्पी ले रहा है। चेहरे पे मुस्कुराहट होने से पता चलता है कि प्रापक संदेश में आत्मसंतोष महसूस कर रहा है, इत्यादि। इस प्रकार फेस टू फेस अभिव्यक्ति की जाने वाली प्रतिक्रिया का आधार अंत व्यक्तिगत संचार है। फीडबैक को अति उत्तरीय प्रतिपुष्टि भी कहते हैं। उपर्युक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि संचार की प्रक्रिया में फीडबैक का सबसे बड़ा लाभ यही है कि संप्रेषण को स्पष्ट करता है। तथ्यों के आधार पर फीडबैक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं: संदेशात्मक फीडबैक, स्व उत्तरात्मक फीडबैक, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। इसमें आएगा 20 नंबर में आएगा 20 नंबर में एक व्यक्ति 70 पेंसिलों को 90 रुपये में बेचकर 25% हानि उठाता है और 30% मुनाफा कमाने के लिए 234 रुपये में कितनी पेंसिल बेचनी होगी। 70 पेंसिल को 90 रुपये में बेचने में 25% की हानि होती है। 70 पेंसिलों के क्रय मूल्य का 75% बराबर 90 रुपये। इसमें आएगा 90 रुपये। इसमें है 70 पेंसिलों का क्रय मूल्य 90 गुना 100/75, ठीक है, बराबर 120 रुपये। फिर पुनः 30% लाभ कमाने के लिए 70 पेंसिलों का विक्रय मूल्य 120 गुना 130/100 बराबर 156 रुपये में बेचे गए पेंसिलों की संख्या 70। फिर इसीलिए 234 रुपये में बेचे गए पेंसिलों की संख्या 270/156 गुना 234। फिर आएगा 105 21 में आएगा। 21 नंबर में निम्नलिखित में से अक्षरों का वह कौन सा सेट नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रमानुसार लगाने से वह पूरी हो जाएगी। BB.AB.CBBA.BCBB
फिर डॉट, फिर इसमें आएगा व्याख्या में आएगा दी गई अक्षरों की श्रृंखला में निम्नलिखित अक्षरों को रिक्त स्थान पर क्रमानुसार लगाने से वह पूरी हो जाएगी। डबल बी सी डबल बी, फिर ए बी ए डबल बी सी डबल बी सी डबल बी ए। अतः रिक्त स्थान पर अक्षर सी बी 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 ए भरने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। 22 नंबर में आएगा एक विक्रेता को 60 रुपये प्रति किलोग्राम और 78 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य की चीनी की दो भिन्न किस्मों को किस अनुपात में मिलाना होगा ताकि वह इस मिश्रण को 76.80 रुपये की दर से बेचकर 20% लाभ अर्जित कर सके। इसमें आएगा 7:2। व्याख्या में आएगा, व्याख्या में जब विक्रेता मिश्रण को 20% लाभ पर बेचता है तब मिश्रण का विक्रय मूल्य 76.80 रुपये। अब यदि विक्रेता मिश्रण को बिना लाभ के बेचे तो मिश्रण का विक्रय मूल्य बराबर 76.80/120 गुना 100 बराबर 64 रुपये। पहले प्रकार की चीनी का मूल्य 60 रुपये तथा दूसरे प्रकार की चीनी का मूल्य 78 रुपये। अतः मिश्रित चीनी का मूल्य 64 रुपये प्रति किलोग्राम प्राप्त करने के लिए आवश्यक अनुपात है 60-64, फिर 4 आ गया, फिर 78 माइनस 64 तो ये 14 आ गया। यह अनुपात होगा 7:2। फिर 23 में आएगा, 23 में कुल 10 विद्यार्थियों में से 9 विद्यार्थियों का औसत वजन 60 किलोग्राम है। यदि 10वें विद्यार्थी का वजन सभी 10 विद्यार्थियों के औसत वजन से 9 किलोग्राम अधिक है तो 10वें विद्यार्थी का वजन होगा, इसमें आएगा सी ऑप्शन, सी में ऑप्शन में आएगा 70 किलोग्राम। फिर 10 विद्यार्थियों में से 9 विद्यार्थियों का औसत वजन बराबर 60 किलोग्राम। 9 विद्यार्थियों का कुल वजन 60 गुना 90 बराबर आएगा 540। फिर माना सभी 10 विद्यार्थियों का औसत वजन x किलोग्राम है तब 10वें विद्यार्थी का वजन x + 9 किलोग्राम होगा। 554 + x + 9/10 बराबर x। 549 प्लस x बराबर 549 प्लस x बराबर 10x बराबर 61 किलोग्राम। फिर अतः 10वें विद्यार्थी का वजन 61 + 9 बराबर 70 किलोग्राम। युक्त